अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक गोरकन का वाकया सुनाते हैं जिसे उसकी बेटी ने बयान किया है। आइए उसकी जुबानी सुनते हैं। ये वाकया मेरे सगे भाई का है जिसका हशर मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरी रूह तक लरज गई। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ईमान ताज़ा होने लग जाता है। मौत की याद एक लम्हे को हमें अपने शिकंजे में लेने लगती है। अपने सामने बेशुमार कब्रें देखकर हमें जरी से आने लगती है। अपने कुछ गुनाह भी याद आने लगते हैं और उन पर पशेमानी भी होने लगती है। दिल दहल जाता है जब ये ख्याल जहन से गुजरता है कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ इस वक्त क्या मामला हो रहा होगा। मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरते हुए देखा है। उसका खौफ ही कुछ ऐसा है, रात के वक्त गुजरते हुए लोग फासला रख कर चलते हैं, लेकिन मैंने जब आंख खोली थी तो मुझे कब्रिस्तान से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था। वजह ये थी कि मेरे वालिद एक गोरकन थे। पिछले कई सालों से मेरे वालिद का यही काम था। हमारा घर इसी कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ था। अक्सर औरतों की तदफीन का काम लोग रात को ही करवाते थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जो मुझसे 5 साल बड़ा था। चंद माह पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले फरामोश वाकया है। मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी होने लगता है, दिल की धड़कन बंद सी होने लगती है। आज भी जब वो सब याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान था जहाँ के गोरकन मेरे वालिद थे। कुछ माह पहले की बात है जब उस कब्रिस्तान में अजीबो गरीब वाकयात रोनमा होने लगे थे। जब भी वहाँ किसी जवान लड़की को कब्र में दफनाया जाता, अगले रोज वो मैयत गायब हो जाती थी। हमारे इलाके के पुलिस वाले अभी तक उस चोर की खोज नहीं लगा सके थे। रात भर अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो मैयत चोर को ढूंढ नहीं सके थे। पुलिस वाले आए दिन अब्बा को स्टेशन लेकर तफ्तीश करने लगते। अब्बा काफी बूढ़े हो चुके थे। वो बेचारे यही कहते थे कि मैं वहाँ अब रात की चौकीदारी देने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ कब्रें खोदता हूँ। अजीब बात है कि अभी तक पुलिस वालों को इस चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था जो ये सब कर रहा था। अब तो लोगों के दिलों में इस कब्रिस्तान के लिए खौफ पैदा होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान पर सरकश जिन्नों का साया हो गया है, इसलिए वो मैयत को खा जाते हैं। लोग इस कब्रिस्तान से खौफ खाने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई न कोई मैयत आ ही जाती थी, और अगर औरत की होती तो गायब जरूर होती थी। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस होने लगा था कि हमारा माशरा जहालत की गहराइयों में डूब चुका है और औरत मरने के बाद भी कब्र में भी महफूज नहीं है। ये वाकयात आम हो रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे भाई अकबर की हरकतें कुछ मशकूक सी होने लगी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ऐसी बात छुपाई सबसे जिसकी वजह से हमारा घराना सबके लिए एक इबरत का निशान बन गया। मुझे आज भी अपनी इस बात पर शर्मिंदगी है और सोचती हूँ कि मुझसे मेरे रब ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये बात तब की है जब आए दिन औरतों की मैयतें गायब हो रही थी। मेरा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मेरे अब्बू ने उसे कम उम्री में वर्कशॉप की दुकान पर डाल दिया था, लेकिन चंद माह बाद वो वहाँ से भी भाग गया। वो हर वक्त घर पर होता तो अब्बा कभी कभी उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते, लेकिन चंद माह पहले एक बार अब्बा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी और कब्र की खुदाई के काम के लिए अकबर भाई से कह दिया। भाई मुंह बिगाड़ते हुए गया था, उसे ये काम पसंद नहीं था। अब्बा के सामने इनकार नहीं कर सका। अजीब बात ये थी कि वो असर के वक्त गया था और रात 2 बजे वापस लौटा था। हालांकि वो काम चोर किस्म का था, सुस्त और काहिल बहुत था। रात 2 बजे तक मुझे उसके इंतजार में जागना पड़ा क्योंकि अम्मा और अब्बा जल्दी सो जाते थे। जब वो घर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हुई। वो हद दर्जा परेशान और बदहवास्ता सा था। सर्दी के मौसम में भी उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। रंगत उड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से भरे हुए थे। जल्दी से घर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं उसे देखकर इसलिए भी परेशान हुई कि इस तरह की हालत उसकी पहले कभी